नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जो हम चला रहे हैं अभी अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज। उसी सीरीज में ये आपका वीडियो नंबर 5 है, लेक्चर 5, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लासेस इसी से आगे लेकर के हम चलेंगे, यहीं से हम आगे चलेंगे अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए, जितनी भी चीजें बची हुई हैं उन सारी चीजों को क्लियर करते हुए और जो भी कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों को देखते हुए। तो खैर तैयार रहिएगा। SEZ से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी उन सब चीजों को एक ब्रीफ रिवीजन लेंगे और फिर उसके बाद हम आज चलेंगे जहां से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी कल से। ओके, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात हम लोगों ने कर ली थी पिछले क्लासेस में। कितने क्षेत्रक होते हैं? तो 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के बारे में मैंने बताया था जो पर्यावरण पर आधारित जितने भी व्यवसाय होते हैं या अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि कृषि, पशुपालन इत्यादि, ठीक है, ये सब होते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो ऐसी चीजें जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती हैं उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं आप लोग, विद्युत उत्पादन का काम होता है, ये भी सब उसी में आ जाता है। ओके, इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सिर्फ सेवा प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, या फिर किसी भी तरह की सुविधाएं, परिवहन हो गया, ये सारी चीजें तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। जनसंख्या का 52% भाग जो है कृषि कार्यों में संलग्न है, लेकिन GDP में अगर योगदान की बात की जाए तो 14.6% ही है, ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर योजना आयोग की बात की गई क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्लान्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि देश को किस तरीके से चलाना है उसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक किसी भी चीज का, देखिए जो भी चीज आपको करना होता है ना उसके लिए अगर आप प्लान पहले से बना लेते हैं, अगर पहले से उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं और गिने चुने कदम जो है अपने हिसाब से आपके सॉरी अपने हिसाब से आपके लक्ष्य की तरफ ही चलते चले जाते हैं और निश्चित सीमा के अंदर आपको लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। इसी चीज को बेस में रखते हुए योजना आयोग का गठन किया गया था 1950, यानी कि जब हमारा देश आजाद होने के बाद, जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद। और फिर उसके बाद योजना आयोग के अंतर्गत जो सारे मतलब कि एक तरीके से अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते थे इसके, एंड इसकी जगह पे प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग आ गया। योजना आयोग क्या करता था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। नीति आयोग क्या करता है? ये भी योजनाएं ही बनाता है, एक तरह से नीतियों को बनाता है। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसा करके एक आयोग है, एक कमीशन है जिसको की बनाया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए जो योजना आयोग चलाते रहता था, तो पहली से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग डील कर चुके हैं। लक्ष्य दर क्या है और वृद्धि दर क्या है और प्राप्ति क्या हुई थी, ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, इसको हम लोगों ने ब्रीफ में देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था, पूरी तरीके से समझा था इसको। फिर हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में देख लिए थे, मुद्रास्फीति के बारे में देख लिए थे, इसको भी पूरी तरीके से देखे थे हम लोग। और इससे रिलेटेड जितने तरह की मुद्रास्फीति होती है, जितने तरह की शब्दावलियां होती हैं, इन सबको हम लोग देख चुके थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी हम लोगों ने समझा था। फिर भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। SLR क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको भी हम समझ चुके थे। विदेशी व्यापार यानी जो हमारा फॉरेन से ट्रेड होता है, इसको हम लोगों ने देखा था। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हम लोग समझ चुके थे। GDP के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके थे पहले से पिछली क्लासेस में, और राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे था आजादी से पहले, दादा भाई नौरोजी से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद भी किस तरीके से ये सारी चीजें गणना की जाती हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। घाटे के प्रकार, फिर उसके बाद भारत की कर संरचना हम लोगों ने देख ली थी, कितने तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्टली टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस को हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया था। फिर उसके बाद से इसके अंदर इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद ये भी देखे थे हम लोगों ने कि केंद्रीय सरकार कौन से कर लगाते हैं, राज्य सरकार कौन से कर लगाते हैं, और स्थानीय सरकार भी कुछ तरह के कर लगाते हैं, वो कौन से कर हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पूरा डील किया था। इसके बाद सभी करों की जगह पे एक कर लाया गया जिसको कि GST बोला गया, वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम लोग बोलते हैं, 2017 से जो लागू होता है 1 जुलाई से, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा 279A, जो कि हमारा आर्टिकल में एक तरीके का संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन किया गया और 279A नाम का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें इन सारी चीजों को डिस्कस किया गया। भारत में गरीबी की क्या सीमा है, प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, ये सब हम लोग देख चुके थे। भारत में बेरोजगारी के क्या पोजीशन है, ये भी हम लोग देख चुके थे। इसके बाद EPZ हम लोगों को पढ़ना था, जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कहाँ कहाँ पे EPZ है, यानी कि एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, जिसे हम EPZ कहते हैं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्रों की बात की जाए यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं यहाँ पे, और निजी क्षेत्र में जो एकमात्र सूरत में है गुजरात के, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था।
इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे विशेष व्यवस्थाएं दी जाती हैं। यहीं तक हम लोगों ने लाके क्लास को खत्म किया था। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा क्षेत्र जहां पे विशेष तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, टैक्स में छूट दिया जाता है। 5 साल तक तो कोई छूट नहीं है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है आयकर में। और फिर अगले 5 वर्ष जो मतलब कि 10 साल तक लगभग समझ लीजिए सिर्फ 50% देना है, 50% या 25% एक तरीके से। क्योंकि मान लीजिए 10 साल के लिए आप अगर कहीं पे भी इंडस्ट्री बसाते हो किसी SEZ में, ठीक है, और आप कितना भी इनकम करते हो उस पर कोई भी टैक्स ही नहीं लगता 5 साल तक। फिर अगले 5 साल में जो होता है वो सिर्फ 50% लगता है टैक्सेस। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। मतलब टैक्स में 50% छूट है। ये मत समझ लेना कि जितना कमाया उसका 50% देना पड़ेगा, नहीं। 50% टैक्स में छूट है। यानी अगर टैक्स 5% लगता होगा तो सिर्फ 2.5% लगेगा, 10% लगता होगा तो सिर्फ कितना लग जाएगा आपका 5%। हालांकि 30% तक लगता है, तो 15% तक हम लोग मान के चल सकते हैं। ओके, आज की क्लासेस हमारी यहीं से शुरू होती है, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज से, जिसको कि हम लोग सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से रिलेट करके स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उद्योगों यानी कि इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि इंडस्ट्रीज पे हमको ज्यादा ध्यान देनी है, ये सारे क्रम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बसा दिया गया, तो ये देखा गया कि अभी कुछ के मतलब कुछ कंपनीज, कुछ मतलब ऐसे क्षेत्र के उपक्रम थे सरकारी क्षेत्र के जो कि बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे। तो इनके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई, महारत्न कैटेगरी, नवरत्न कैटेगरी, मिनी रत्न की श्रेणी 1 श्रेणी 2 जो होती है CSPE करके होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अभी फिर से मैं बता दूंगा एग्जांपल के साथ। इन सभी श्रेणियों में विभाजित किए गए कुछ कंपनियों को तो देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट इसको बोलते हैं बेसिकली। तो PSU की बात की जाए, एक सरकारी निगम होते हैं ये। इन उपक्रमों को वाणिज्य एवं प्रबंधन की स्वायत्तता देने के लिए, देखिए क्या है, एक वाणिज्य यानी जो कॉमर्शियल काम होते हैं उसकी, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की स्वायत्तता देने के लिए, इसकी सॉवरेंटी देते हैं उनको, एक तरीके से स्वायत्तता देते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से जो करना वो करेंगे, ठीक है। तो स्वायत्तता देने के लिए 1997 से नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना ली गई। इसमें महारत्न कंपनियों को बताया जाए तो 2009 में मान्यता देनी शुरू कर दी गई। देखिए पहले 1997 में क्या है, नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना लाई गई, और इसके आगे 2009 में क्या किया गया, लगभग आप बोल सकते हैं 10-11 साल बाद क्या किया, 12 साल बाद क्या किया गया, महारत्न कंपनियों की भी एक कैटेगरी बना दी गई, इनको भी मान्यता दे दी गई। वित्तीय स्वशासन में ही कौन कौन सी कंपनियां होती है, देखिए है क्या ये, आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट सरकार को देती हैं। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा सरकार को देंगी तो उनको कुछ स्वायत्तता दे दी जाए कि वो अपने हिसाब से जो करना है वो करें, ये किया गया है। बेसिकली है तो सरकार की ही कंपनी, ठीक है। आप देख सकते हैं महारत्न हो, नवरत्न हो, मिनी रत्न हो, है तो सरकार की कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU ही है। बट यहाँ पे वाणिज्य यानी जो उसमें वाणिज्य करना है, व्यापार वाणिज्य करना है, या फिर उसका जो मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, इसकी स्वायत्तता दी जाती है कि कंपनी के जो भी मैनेजर होंगे, कंपनी के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मतलब मेंबर्स होंगे, अपने हिसाब से क्लियर करते रहें, एक तरीके से निजी तरीके से आप लोग उसको डील करते रहें। हालांकि सरकार की बात सुनी जाती है, लेकिन सरकार जो है डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना अपना औहदा बना लिया है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे क्या होते हैं PSUs। ओके, तो इसको 3 तरीके से बांटा गया। 1997 में नवरत्न और मिनी रत्न, एंड 2009 में महारत्न की एक कैटेगरी शामिल कर दी गई। ये महारत्न कंपनियां होती क्या हैं, अगर हम पता करें तो ऐसे हो जाता है आपका। महारत्न के लिए मापदंड है पिछले 3 सालों में औसत कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, और कंपनी की जो शुद्ध मूल्य है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा हो। देखिए क्या है, औसत कारोबार मतलब कि 25,000 करोड़ का कारोबार 3 सालों में उसने किया हो, लगभग, कम से कम औसत कारोबार की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हर साल 25 ही हो, 25 से कम भी हो, किसी साल 25 से ज्यादा हो जाए, तो औसत एवरेज निकाला जाता है। कंपनी का जो शुद्ध मूल्य हो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा हो, शुद्ध मूल्य की बात की जा रही है। शुद्ध मूल्य मतलब कि उसकी जो वैल्यू हो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा हो, ऐसा माना जाता है। मतलब ऐसा हो तो फिर उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। प्लस शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ का होना चाहिए। मतलब कि लाभ जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ खर्च ही कर रहा है, औसत कारोबार कर रहा है, उसका शुद्ध मूल्य सब कुछ है, लेकिन लाभ भी होना चाहिए। 15,000 करोड़ का कम से कम शुद्ध लाभ होना चाहिए। स्रोतों में सूचीबद्ध होना चाहिए, स्रोतों में भी इसको सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी एक तरीके से इसको शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल में होना चाहिए। और नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट होनी चाहिए। नवरत्न का होगा तो ही उसको महारत्न में प्रमोट किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे नवरत्न भी पढ़ेंगे हम लोग, मिनी रत्न भी पढ़ेंगे। मतलब महारत्न का आप देख लीजिए, नवरत्न से ही प्रमोट होकर के महारत्न कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत की ये जो कंपनियां हैं ये महारत्न है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, BHEL, ठीक है, भेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC लिमिटेड, ठीक है,
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल बोलते हैं, SAIL, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने बताया था, सोमा मंडल इसकी जो है पहली अभी महिला इसकी जो है महानिदेशक चुनी गई हैं, जिन्हें की ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी हाल ही में सम्मानित किया गया, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली ये चौथी महिला थी। हालांकि उसको हम लोग करंट में डील करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। नवरत्न श्रेणी क्या होती है, इसके लिए भी कुछ मापदंड है। क्या क्या मापदंड है भाई साहब? तो कंपनी के पास मिनी रत्न की एक श्रेणी होनी चाहिए। मिनी रत्न है, ये रल हो गया है, ठीक है। इसको मिनी रत्न की एक श्रेणी होनी चाहिए कंपनी के पास। उसे ए अनुसूची में फर्स्ट का स्टेटस के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए। देखिए अनुसूची आपकी दो तरह की है ना, देखिए यहाँ पे PSE, ये क्या है, CP क्या है, CSPE मिनी रत्न में, श्रेणी 1 श्रेणी 2। तो श्रेणी 1 श्रेणी 2 में से श्रेणी 1 का होना चाहिए उसको, ये ध्यान रख सकते हैं अनुसूची में, उसे ए अनुसूची में 1 स्टेटस के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए। इसके पास पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 सर्वोत्तम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होना अनिवार्य है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? 3 सर्वोत्तम, मतलब 3 जो है सबसे बढ़िया है इसके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU होना अनिवार्य है। मतलब इनकी जो है किसी के साथ बैठ अच्छे तरीके से ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब एक स्टेटस रखता हो वो, उसके बाद इसको नवरत्न की श्रेणी प्रदान की जाएगी। देश में 17 नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी CPSE प्रेजेंट टाइम में है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हालांकि एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ओके, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रॉयल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतने जो 17 हैं टोटल, ये नवरत्न कंपनियां प्रेजेंट टाइम में भारत में बनी हुई है, ध्यान में रखेंगे। मिनी रत्न का आप ध्यान रख सकते हैं, उनके भी कुछ कैटेगरीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का, लेकिन आप लोग नवरत्न महारत्न जाने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक औद्योगिक नीति जो 1991 में पब्लिश की गई, सामने लाई गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1991 एक चीज के लिए और पॉपुलर है, जिसको हम LPG रिफॉर्म कहते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। LPG का मतलब ही यही होता है, आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझ लेना, LPG रिफॉर्म का मतलब यही होता है 1991 में विदेशों के लिए बाजार खोल दिए गए, उदारीकरण की नीति अपनाई गई, जिसे हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या आप समझ सकते हैं? लिबरलाइजेशन का मतलब साफ है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को लिबरल बना दिया गया है, उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, बहुत ज्यादा सख्त रवैया सरकार की तरफ से नहीं अपनाया गया है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, जैसे इस समय मतलब एक तरीके से एक समय था राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया था, सरकार सारी कंपनीज को ले रही थी, जैसे एयर इंडिया को सरकार ने राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत ले लिया था, कई सारी जो बैंक्स होते हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, आपको पता होगा इस टीम में, ठीक है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ 1991 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें निजीकरण की ओर ज्यादा चलती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार सब कुछ निजी करने में लगे हुए हैं, रेलवेज हो या फिर आप बैंकिंग को ही देख लें, बहुत सारी चीजों को हटाया जा रहा है, तो इसका विरोध भी दिख रहा है और सारी चीजें भी दिख रही हैं। हालांकि स्टार्टिंग इन सब की निजी के साथ ही हुई थी, निजीकरण के साथ ही हुई थी, अब ये चीजें और ज्यादा आगे आती जा रही हैं। उद्देश्य क्या है औद्योगिक नीति 1991 का, जिसके बेस पे अभी तक औद्योगिक नीति चलाई जा रही है? तो उत्पादकता यानी जो प्रोडक्टिविटी है, इसमें पोषणीय वृद्धि को बरकरार रखना, मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, जितने भी ह्यूमन की मतलब जितने भी संसाधन है, ठीक है, जितने रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। ध्यान रखिएगा, ये कोई संसाधन यानी कि जो हमारे एक तरीके से रिसोर्सेज की बात की जा रही है, इंसान खुद में अपने आप में एक रिसोर्स है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मानव को एक संसाधन माना जाता है। तो मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना यानी लोगों को सही जगह पे लगाना, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को बनाए रखना ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी भी बात सुनी जाए, इंटरनेशनल मार्केट में हम भी स्टैंड करें, ये सारी चीजें। भारतीय उद्योगों को नियंत्रण से मुक्त करना और बाजार शक्ति के संदर्भ में स्वतंत्रता एवं लचीलापन बनाए रखना, ये सारी चीजें उद्देश्य थी औद्योगिक नीति 1991 की। अब ये जो पॉलिसी बना ही ली गई, ये नीति बना ही ली गई, नीति मतलब पॉलिसी होती है, ठीक है, तो ये पॉलिसी देख लेते हैं। ये पॉलिसी जब बना ही ली गई तो उद्देश्य तो ये था, ठीक है, लेकिन जब हम कहेंगे कि इसकी कार्य क्या है, तो कार्य को हम यहाँ पे देख सकते हैं, औद्योगिक लाइसेंस पॉलिसी को स्वायत्तता देना, ठीक है, जो भी उद्योग वगैरह लगा रहे हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उनके लाइसेंसिंग पॉलिसी को एक तरीके से स्वायत्तता देना।
क्योंकि अभी तक तो राष्ट्रीयकरण हो चुका था तो सभी चीजें देश ही संभाल रहा था। लेकिन जब निजीकरण हुआ तो निजीकरण के बाद उनको कुछ लाइसेंस देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि निजी आदमी कुछ भी बना सकता है, सरकार बनाए अलग बात है, निजी आदमी कुछ भी बना सकता है। तो औद्योगिकरण लाइसेंसिंग की प्रणाली को स्वायत्तता देने के लिए इसको लाया गया। स्थानीय नीति को स्वायत्तता देने के लिए लघु इकाई के क्षेत्रों में उदार नीति का कार्य करता है ये। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कि एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए लिबरल पॉलिसी बनाते हैं, उदार नीति की स्थापना करते हैं। एमआरटीपी नीति का उन्मूलन की बात की जाए, फेरा के स्थान पर अति उदार, फेमा, फेमा का मतलब होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसकी भी स्थापना की गई, फेरा के जगह पे फेमा। फेरा थोड़ा सा मतलब उदार कम था, लिबरल कम था, इसको ज्यादा उदार कर दिया गया फेमा। इससे लाइसेंसिंग को मिलने में थोड़ी सी ज्यादा मतलब छूट मिल जाती है, ये नॉर्मली आप याद रख सकते हैं। भारत के प्रमुख धंधे अगर हम लोग देख लें, क्योंकि उद्योग क्षेत्र की बात की जा रही है तो उद्योग में हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो भारत में अधिकांश जो उद्योग धंधे हैं ये 4 क्षेत्र में दिखाई देते हैं, अगर हम लोग एक तरीके से मोटी मोटा लैंग्वेज में या फिर पूरी तरीके से उसको देखें तो। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक में मिलाकर के लिख दिया गया है। रीजन ये है, ये तीनों आसपास हैं, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। और ये कभी एक भाग ही हुआ करते थे बंगाल का, विस्तृत बंगाल का, क्योंकि बिहार भी जो है, बिहार हो गया, फिर बंगाल, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, अभी बांग्लादेश की बात की जाए असम हो गया और उड़ीसा हो गया, इन सारी चीजों को मिला करके एक बंगाल बनता था। झारखंड आपको पता ही है बिहार से निकला और बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों जो है जिसको हम लोग देख सकते हैं एक क्षेत्र के रूप में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये एक क्षेत्र हो गए प्रमुख उद्योग धंधे। दूसरा क्षेत्र महाराष्ट्र एवं गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ ही अस्तित्व में आते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा, तो महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान मतलब कि जो हमारे यूपी से होकर के जाते हैं गंगा का मैदान, तो उत्तर प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में गंगा से जहां बह करके जाती है उन सारे क्षेत्रों की बात। दक्षिण भारत यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया है उसकी भी बात यहाँ पे की गई। ये सभी प्रमुख उद्योग धंधे यहीं पे 4 क्षेत्रों में बसाए गए। कश्मीर वाले क्षेत्र में कम है हिंसा और ज्यादा आतंकवाद की वजह से। खैर अब तो सब चीजें सुधर रही हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। ओके, भारत में क्या क्या पहली बार उद्योग शुरू हुआ था और किस वर्ष शुरू हुआ था, स्थान कौन सा था, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इस चार्ट की सहायता से। सूत उद्योग की बात की जाए तो 1818 में, सोच लीजिए 1818 बहुत ही ज्यादा पुराना टाइम पीरियड है। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर जो कि कोलकाता में हुआ करता था, एक फोर्ट यानी कि किले की बात की जा रही है, यहीं पे इसकी स्टार्टिंग की गई। लोहा एवं इस्पात, इस्पानी है ये, इस्पात तो दूसरा हो जाएगा, खैर, लेकिन इस्पात ध्यान रखते रहेंगे। लोहा एवं इस्पात के उद्योग को स्थापित किया गया 1870 में, जो कि कुल्टी, पश्चिम बंगाल का कुल्टी जो क्षेत्र है वहां पे प्रेजेंट टाइम में। चीनी उद्योग सन 1900 में स्टार्ट किया गया था, जो कि बिहार में स्थित है। जूट उद्योग 1855 में शुरू किया गया, रिसारा जो कि पश्चिम बंगाल में है। कागज उद्योग 1812 में, जो कि श्रीरामपुर, जिसको श्रीरामपुर पहले बोला करते थे, अब श्रीरामपुर बोला जा रहा है, पश्चिम बंगाल में है। हालांकि नाम पहले श्रीरामपुर ही था, उसको अंग्रेजों ने श्रीरामपुर कर दिया, ठीक है। पेट्रोलियम जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको 1956 में डिगबोई, जो आसाम का एक डिगबोई है जहां से ट्रेन भी चलती है, तो आसाम से डिगबोई नामक जगह पे क्या है पेट्रोलियम उद्योग को स्टार्ट किया गया। सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1904 में चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में इसको भी स्टार्ट किया गया। इतनी तरह के जितने भी उद्योग हैं भारत ने पहली बार, अभी देखिए बहुत सारे सूत उद्योग हैं, बहुत सारे लोहा इस्पात उद्योग हैं, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, बहुत कुछ है, लेकिन पहली बार कब इसको ओपन किया गया ये आपसे कभी पूछ सकता है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा बना करके अपने दीवार पे लगा लीजिएगा अपने रूम के, ताकि आप इसको देख सकें। भारत में कृषि आधारित उद्योग धंधे भी होते हैं कुछ। अब उद्योग धंधों की बात हो ही रही है तो हम लोग थोड़ा सा कृषि आधारित उद्योग धंधों को भी देख लें, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। कॉटन मतलब आप समझ ही रहे हैं, रुई वाले कॉटन, ठीक है, कॉटन के कपड़े भी आते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जा रही है। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि मुंबई एवं इसके आसपास बहुत सारी सूती मिलें स्थित है। सूती मिल एक तरीके से क्लाइमेटल कंडीशन भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, इस वजह से भारत सूती कपड़ों का एक अग्रणी उत्पादक है। कॉटन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, तो इस वजह से सबसे अग्रणी उत्पादक भी यहीं पे है। संसार में भारत का इस क्षेत्र में तीसरा स्थान है, पूरे देश में अग्रणी स्थान है, तीसरे नंबर पर पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। कृषि पर आधारित एक और उद्योग है जूट उद्योग। जूट जो कि एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन, एक तरीके से उसको भी बोल सकते हैं, सोने का उसको रस्सी बोलते हैं, तो खैर जूट उद्योग को भी देख लेते हैं। जूट उद्योग का मतलब भारत कच्चे जूट और जूट की वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत बांग्लादेश के बाद जूट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है, ध्यान में रखेंगे।
इसके बाद कृषि पर आधारित चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सारे उद्योग हैं। कागज आपको पता है बांस से भी बनता है और कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां होती हैं, उसके जो छिलन जो निकालते हैं, उस छिलन को लुगदी तैयार करके फिर कागज का निर्माण किया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि चीनी उद्योग की जब हम बात करते हैं तो चीनी के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन में, गुड़ गुड़ वही होता है, भेली की बात की जा रही है, गुड़, ठीक है। तो गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। इसके बाद कागज उद्योग पे थोड़ा सा आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चीनी का कटोरा हम लोग क्यूबा को बोलते हैं और ब्राजील जो है सबसे ज्यादा, ब्राजील के बाद भारत जो है उत्पादन करता है चीनी उत्पादन का, ठीक है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन ब्राजील है उत्पादक, और दूसरे नंबर पे हम भारत के लोग आते हैं। पाकिस्तान के जो इमरान खान है, इन्होंने एक घोषणा की थी कि जब तक धारा 370 फिर से नहीं ला दिया जाता है कश्मीर में, तब तक हम भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है। रीजन आपको पता होगा, क्योंकि इनको इंपोर्ट भारत से तो मिल नहीं रहा है चीनी, तो ये कहाँ से चीनी और कॉटन मंगाएंगे, तो ये ब्राजील से मंगा रहे हैं, जो कि इनको दुगने तिगुने दाम पे मिल रहा है। लेकिन बस जिद है तो जिद है, भले ही देश की दुनिया के लोग कहीं भी जाएं। खैर, इसी जिद में पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खस्ता होती जा रही है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बात करें कागज उद्योग की, तो इसके प्रधान केंद्र यानी कि जो एक तरीके से हेडक्वार्टर है, हेड सेंटर है, तो ये कोलकाता, टीटागढ़, काकीनाडा एवं भद्रावती है। अब भारत में खनिज पे भी आधारित कुछ उद्योग हैं, खनिज पे जो हमारे माइनिंग वगैरह होते हैं इस पे, ठीक है। तो खनिज पे आधारित कुछ उद्योग हैं, जैसे लौह और इस्पात उद्योग, ठीक है। खनिज का मतलब कोर होते हैं, मतलब कि जो कच्चे एक तरीके से पदार्थ निकलते हैं जमीन के अंदर से, जिससे हम लोग मेटल बनाते हैं, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लौह तथा इस्पात उद्योग यानी कि इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। स्पंज लोहे के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज लोहा एक तरह का होता है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें होती है, तो स्पंज लोहा उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए लोहे और इस्पात के उद्योग। और सारे उद्योग हैं अभी भारत में, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो भारत के अधिकांश इस्पात संयंत्रों, ये स्टील प्लांट्स की बात की जा रही है, ठीक है। इस्पात संयंत्रों का नियंत्रण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम SAIL बोलते हैं, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल जो है करती है। इसकी स्थापना 1974 में हुई, किसकी? सेल की, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस्पात उद्योग के विकास के लिए सेल उत्तरदायी है। जितनी भी स्टील की इंडस्ट्रीज हैं उसमें जितना डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सेल है, SAIL, ओके। भारत में प्रथम विशाल इस्पात संयंत्र 1907 में टिस्को ये टिस्कॉम वाला है, टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील एंड कंपनीज, इस तरीके से करके टिस्को। तो टिस्को जो है जमशेदपुर में खोला गया। जमशेदपुर टाटा, आप तो सुनते होंगे, टाटा जी के नाम से ही जुड़ गया ये, ठीक है। तो जमशेदपुर टाटा में खोला गया। सन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, उसी तरीके से 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसी समय जो सारी नई नीतियां आई थी उसी के तहत क्या हुआ था, बर्नपुर में टिस्को की स्थापना की गई थी। हालांकि भारत में देखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यही इंडस्ट्रीज, ये जो घराने थे, एक तरीके से औद्योगिक घराने, जिन्होंने सपोर्ट किया था भारत का बहुत ज्यादा, और अंग्रेजों का भी सपोर्ट किया था। वजह यही थी कि अंग्रेजों ने एक क्या बोलते हैं, वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच ही हम लोग आपको स्वायत्तता कुछ चीजों में दे देंगे, डोमिनिकन स्टेटस। हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने कहा था, उसके बाद भी नहीं हो पाया, बाद में प्रेशर बनाना पड़ा, तब जाके वो छोड़ करके भाग पाए। भारत ने पहली विशाल इस्पात संयंत्र जो बताया 1907 में टिस्को ही था, ध्यान में रखते रहेंगे। दोनों निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन से? 1907 में टिस्को जमशेदपुर में, और 1919 में बर्नपुर में टिस्को। ये दोनों क्या है? निजी क्षेत्र से संबंधित हैं प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती थी, भद्रावती में है, ठीक है। कहाँ पे? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। इसको थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखते रहिएगा, ऐसे स्टेटमेंट में पूछ देता है आपसे। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लान थी, FYP थी, उसमें क्या किया गया था? उसमें इसी चीजों पे ध्यान दिया गया था कि कैसे हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। बोकारो की स्थापना, देखिए क्या है, बोकारो की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जब स्टील संयंत्र सलेम में था। सलेमपुर है ये, ठीक है, सलेमपुर में था, ठीक है। विजयनगर एवं विशाखापट्टनम संयंत्रों की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। विजयनगर कर्नाटक का है, बोकारो ये बिहार की बात की जा रही है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब चीजें, राउरकेला तो ओडिशा में, ठीक है। ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर के जो भी क्षेत्र है उन सबको मिला करके यहाँ किया गया है, ओके। एल्यूमिनियम प्रगलन, एल्यूमिनियम को गला करके एल्यूमिनियम बनाना,
जो कि भारत में द्वितीय सबसे बड़ा धातु कर्म का उद्योग है, यानी कि जो हमारे एक तरीके से खनिजों को निकाल करके खनिज पर आधारित जो उद्योग हैं उसमें सबसे बड़ा जो उद्योग है धातु कर्म का, ये है एल्यूमिनियम प्रकलन। यानी कच्चा एल्यूमिनियम लेकर के उसको पूरी तरीके से बना हुआ एल्यूमिनियम बना करके हम लोग सामने लाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम प्रकलन। भारत में एल्यूमिनियम को प्रगलित करने वाले संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, तभी तो ये फर्स्ट नंबर पे है। और रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग, विभिन्न प्रकार के रसायनों के मामले में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी हमें करना था, जस्ट बिकॉज ये है क्या, तो ये भी आपकी हेडिंग है, इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग, विभिन्न प्रकार के रसायनों के मामले में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजनीकृत उर्वरकों का उत्पादक है। देखिए खनिजों से बना करके ही उर्वरक का निर्माण किया जाता है, जिसमें इसी वजह से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इंडस्ट्रीज अभी हम पढ़ रहे हैं, बड़ा सेगमेंट है। भारत की बात की जाए, दक्षिण एशिया की बात की जाए, पूर्वी एशिया की बात की जाए, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका देशों के लिए एक तरीके से सीमेंट का जो निर्यात सबसे बड़े मेजर लेवल पे जो करता है वो भारत ही करता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ओके, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर एंड ये आप बोल सकते हैं बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ठीक, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एंड ग्रामीण के एक तरीके से रूरल एरिया के लिए हो जाता है, तो ये सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड तो इसको नाबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाबार्ड। ठीक, किस चीजों के लिए है ये, राष्ट्रीय है कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं। 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक अलग से राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका नाम नाबार्ड रखा गया। इसके कार्य क्या क्या है, तो नाबार्ड के कार्य के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। किसके द्वारा, जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा। नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करता है और फिर उसके बाद ले आकर के इसको किसानों के लिए उपलब्ध कराता है, यह ध्यान में रख सकते हैं। नाबार्ड के कार्यकर्ताओं के द्वारा शोध एवं विकास का कार्य किया जाता है और राज्य स्तर में जो ग्रामीण बैंक है वो सहमति बैंकों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो नाबार्ड के द्वारा की जाती है राज्य स्तर पे। यानी राज्य स्तर के जो भी कभी पूर्वांचल ग्रामीण बैंक मान लीजिए खोल दिया गया, ठीक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक खोल दिया गया, ये सब चीजों का कौन ध्यान रखता है, कौन इनको फंड अवेलेबल कराता है, तो ये सब चीजें नाबार्ड करता है ग्रामीण स्तर पे कृषकों के लिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ समितियों की बात की गई थी, कुछ समितियां बनाई गई थी, कुछ क्षेत्र बनाए गए थे, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एसी शाह समिति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए, विमल जालान समिति बाजार के बुनियादी ढांचे के अधिकार पत्र। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ समितियां बनाई गई थी अलग अलग क्षेत्रों को डेवलपमेंट के लिए। जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एसी शाह समिति। ये करता क्या है, तो ये करता ये है, ध्यान में रखते रहिएगा, ये करता ये है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ लोगों ने कुछ समितियां बनाई होंगी, ठीक है, समिति बना करके उनकी रिपोर्ट कुछ आई होगी। तो किसकी समिति में ये सारी चीजें हुई, नॉर्मली जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पे समिति का नाम रख दिया जाता है, जैसे कि एसी शाह समिति, विमल जालान समिति, ये सब आप लोग देख कर नाम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एसी शाह समिति का गठन किया गया। विमल जालान समिति बाजार के बुनियादी ढांचे का अधिकार पत्र हेतु, मेलगम समिति माइक्रो फाइनेंस की कार्यप्रणाली हेतु, बिरला समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का उचित निर्धारण करने के लिए, और चतुर्वेदी समिति भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए लाया गया। एसआर हाशिम कमेटी नगरीय गरीबी मूल्य सूचकांक के लिए, अभिजीत सेन समिति, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, थोक मूल्य सूचकांक को लाने वाले अभिजीत सेन समिति ही थी, ये ध्यान रखेंगे। सी रंगराजन सेवा मूल्य सूचकांक, आबिद हुसैन कमेटी पूंजी बाजार का विकास, दामोदर कमेटी बैंकों में ग्राहक सेवा, खंडेलवाल कमेटी वाणिज्यिक बैंकों में मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की गई थी, पाटिल कमेटी निगम ऋण, ये सारी चीजें आई थी। तो इसको थोड़ा सा लिख करके आप लोग याद रखेंगे। बी के शर्मा कमेटी कमजोर किसान के लिए ऋण व्यवस्था कराने की जो आइडिया था, इनके द्वारा लाया गया। सारंगी समिति निष्क्रिय परिसंपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो निष्क्रिय हैं पूरी तरीके से, उनके लिए जो काम किया गया, उनके लिए जो डेवलपमेंट या उनका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो सारंगी समिति इसके लिए आए। ठीक है, निष्क्रिय परिसंपत्तियां का मतलब सरकार की या फिर किसी भी क्षेत्र की ऐसी संपत्ति है जो निष्क्रिय है, कोई भी काम उसका नहीं है, इसको बोला जाता है। खन्ना समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए आए थे, जिसको की रेगुलेशन कौन करता है इसका, तो नाबार्ड करता है। दांतेवाला समिति है ये, ठीक है, ये बैंक योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और गाडगिल समिति वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। लगभग बहुत सारे मतलब किए हैं एक तरीके से। ठीक है,
अट्ठारह समितियां हैं टोटल, जिसके बारे में आप लोगों को एक बार ध्यान में लिख लेना है, ध्यान से रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एफडीआई की बात करेंगे, जिसमें देखा जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज्यादा हुआ। तो सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लेटेस्ट न्यूज सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। गुजरात जो है एफडीआई के मामले में फर्स्ट नंबर पे रहा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एफडीआई यानी कि फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो गुजरात में ज्यादा आया, ये आपके लिए जाना जरूरी है। टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे आने की बात कर रहे हैं। टूरिज्म की बात, पर्यटन की बात की जाए तो जो विदेशी पर्यटन था सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुआ, और अगर घरेलू पर्यटन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश उसमें फर्स्ट नंबर पे था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एफडीआई को समझते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन की कोई कंपनी या कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है अगर हमारे भारत की किसी चीजों में, तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। किसी दूसरे देश के निवेशक के द्वारा किसी व्यापार में किया गया निवेश को हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, जिसमें विदेशी नागरिक का खरीदी गई कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी कि बाहर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई कंपनी चल रही है, और बाहर से व्यक्ति आया, उसमें कहा ठीक है 1000 करोड़ मेरी तरफ से लगा दो और उस कंपनी में मैं इतने % शेयर का हकदार होऊंगा। इसे हम लोग कहते हैं विदेशी निवेशक। क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बात की जा रही है यहाँ पे। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी या मल्टीनेशनल एंटरप्राइज यानी एमएनई कहलाते हैं। यानी है क्या, समझ लीजिए, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ये कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई प्रतिष्ठान है, कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, डायरेक्टली क्या कर रही है, यहाँ पे किसी और देश में जाके या तो अपना ब्रांच खोल देगी या तो किसी कंपनी को फंडिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको हम लोग एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। एक एमएनई यानी कि मल्टीनेशनल जो एंटरप्राइजेस है या कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, एमएनसी या एमएनई, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करके, ठीक है, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करके एक नवीन विदेशी संस्थान की स्थापना कर सकती है। क्या करके, एक तरीके से बाहर से इन्वेस्टमेंट किया और भारत में आके अपना ब्रांच खोल दिया, या भारत में आकर के अपने नाम का एक ब्रांच मतलब बना सकता है, कंपनी खोल सकती है। इसका उसे मतलब एक तरीके से परमिशन है। इसे ग्रीन फील्ड निवेश कहते हैं। ग्रीन फील्ड निवेश यानी कि पूरी तरीके से मैदान खाली था, वहां आकर के इसने निवेश कर दिया, किसी इंडस्ट्री पे निवेश नहीं किया। देखिए, एक होता है डायरेक्टली आकर के निवेश कर दिया, यानी कोई कंपनी चल रही है, उसी में कहा ठीक है 40% शेयर मुझे दे दो, मैं जो है 40% पे करने के लिए तैयार हूँ। एक होता है कि आपने कुछ नहीं, अपना एक ब्रांच खोल दिया, कंपनी आपकी अमेरिका में, यहाँ पे भी आपने एक ब्रांच खोल दिया, उसको हम लोग एमएनई बोलते हैं। एक एमएनई प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करके एक नवीन विदेशी संस्थान की स्थापना कर सकती है, जिसे कि ग्रीनफील्ड निवेश कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और एक एमएनई एक विदेशी फर्म का अधिग्रहण करके प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है। क्या कर रहा है, विदेशी फर्म का अधिग्रहण करके प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है, इसे अधिग्रहित निवेश कहते हैं। कर क्या रही है, ये विदेशी फर्म का अधिग्रहण कर रही है, किसी विदेशी फर्म का, ठीक है, और उसके द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करा रही है, इसे भी अधिग्रहित निवेश कहते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा बैंकिंग तंत्र को जानेंगे, यानी हमारी जो बैंकिंग है, यानी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है प्रेजेंट टाइम में क्या पोजीशन चल रही है, किस तरीके से चल रहा है, और बैंकिंग सेक्टर में कहाँ तक चीजें आगे बढ़ी हुई हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारी चीजें आपको इसी वजह से लाइन बाय लाइन टाइम टू टाइम दिया भी जा रहा है, बट इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखते रहेंगे। ओके, बैंकिंग तंत्र को हमें थोड़ा सा समझना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा ही है, इसको हम लोग यहीं पे तुरंत समझ लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बैंकिंग की शुरुआत होती कहाँ से है भारत में। तो भारत में सबसे पहले 1770 में एक बैंक खोला गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का, जो कि भारत का पहला बैंक था और यूरोपीय प्रबंधन के अंतर्गत स्थापित किया गया था, यूरोपियों के द्वारा खोला गया था। भारतीयों का इसमें योगदान कम था ही नहीं, ये आप समझ सकते हैं। भारतीयों का योगदान 1770 में कहाँ कोई बैंक जान रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन यूके से जो लोग आए, यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिशर्स आए, तो यहाँ पे एक पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोल दिया गया। नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तानी का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल खोला गया 1806 में, हिंदुस्तानी और अंग्रेजों को मिला करके। फिर उसके बाद से बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिसको कि प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं, ये कई सारे बैंक खोलना शुरू हो गए। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में खुला था। ये पहला ऐसा बैंक था जिसमें कि भारतीय बोर्ड के द्वारा सीमित देनदारी निर्धारित की गई थी, भारतीय बोर्ड के द्वारा, यानी भारत की तरफ से कुछ लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, कहा कि इसमें सीमित देनदारी निर्धारित की जाएगी, कुछ % टैक्सेस मिलेंगे। इसको पहली बार किया गया था 1881 में, ये ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया 1844 में, प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक इसको बनाया गया, ध्यान में रखेंगे। बैंक की जरूरत पड़ी ही क्यों होगी, अंग्रेजों को ही जरूरत थी, क्योंकि वो यहाँ आते थे, यहाँ कमाई करते थे और यहाँ से पैसे
कैश में ले जाना तो समुद्री लुटेरों वगैरह का डर होता था, तो बैंक में ये लोग जमा कर देते थे और यहाँ से एक टोकन मिलता था, टोकन वहाँ पे दिखाने में अपने पैसे यहाँ से वहाँ से मिल जाते थे उनको। ये उस समय इस चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, अंग्रेजों की ही जरूरत थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक 1844 में पहला पूर्ण भारतीय बैंक है जिसमें सभी लोग भारतीय ही थे, सभी जितने भी इसके इन्वेस्टर्स थे भारतीय थे। इसके बाद आता है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि हमारे लिए नोट छापता है और नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को ही बोलते हैं। आपको पता है कि 5 करोड़ की संपत्ति के साथ 1 अप्रैल, देखिए 5 करोड़ की परिसंपत्ति के साथ 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया था। किसके तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, उसके तहत इसको बनाया गया था एक रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक या फिर केंद्रीय बैंक जिसको हम बोलते हैं, इसे हम लोग आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसके प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है ये आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नोट देख लेना, नोट पे आपके जरूर लिखा होगा। ठीक है, ये आप लोग बताते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ क्रम में बता देता हूं, जैसे रघुराम राजन थे, उनके बाद से उर्जित पटेल आए थे और उनके बाद प्रेजेंट टाइम में कौन आया है ये आप बताएंगे, नहीं बता पाएंगे खैर 2 मिनट बाद मैं ही बता दूंगा। खैर आपको थोड़ा सा इसमें खोजना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। ओके, आरबीआई की बात की जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक है, 5 करोड़ की परिसंपत्ति के साथ 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया और 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, यानी सरकार इसको पूरी तरीके से पीएसयू बना दी, सरकार के अंतर्गत कर लिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। जब सरकार ने निजी क्षेत्र की शेयरधारिता को ग्रहण किया था उसी समय इसका अधिग्रहण कर लिया गया था, ये ध्यान में आप रखेंगे। गवर्नर की बात की जाए तो पहले गवर्नर इसके सर स्मिथ थे। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे हालांकि। ठीक है, सर स्मिथ भी नाम याद रख सकते हैं आप। 1935 से 37 तक रहे थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख हमारे पहले थे भारतीय गवर्नर 48-49 में, 1948-49 में इनको भी गवर्नर बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 20 करोड़ रुपए की न्यूनतम रिजर्व सिस्टम हमेशा रखता है। 115 करोड़ का सोना रखेगा और 85 करोड़ का बॉन्ड रखेगा, हमेशा, ये हमेशा रहना चाहिए, न्यूनतम उसमें रहता ही रहता है। 1 रुपए के अलावा बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पे किसका होता है? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, वित्त सचिव, वित्त आयोग होता है वित्त सचिव, ठीक है, उसी के हस्ताक्षर होते हैं। ओके, वित्त मंत्री होते हैं, उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर उस पर होता है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ कार्यप्रणालियों के बारे में देख लेते हैं। नोटों को जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर, साख नियंत्रण, विदेशी पूंजी का अभिरक्षक, मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध करना और लागू करना, ये सारे काम किसके हैं? ये सभी काम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जो कि 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में सदस्यता के संदर्भ में एक एजेंट की तरह यह काम करता है। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल बॉडीज और भारत के बीच में एक एजेंट की तरह से काम करता है, दोनों के बीच में बात करता है। ठीक है, बॉन्ड चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, इस तरीके से बात होती है। आरबीआई की बात की जाए तो यह अंतरबैंकीय लेन देन के लिए केंद्रीय हाउस की तरह से कार्य करता है। अंतरबैंकीय, एक बैंक से इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एक तरीके से एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में अगर जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए भी केंद्रीय हाउस की तरह ये कार्य करता है। देश में साख को यानी क्रेडिट को नियंत्रित एवं नियमित करता है। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ये सारे काम कौन कौन से? साख को नियंत्रित करना है, अंतरबैंकीय लेन देन करनी है, मुद्रा कोष और विश्व बैंक और या फिर आईएमएफ बोल सकते हैं, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में क्या करता है? ये एजेंट की तरह काम करता है। नोटों को जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर, साख नियंत्रण मतलब क्रेडिट मैनेजमेंट का काम करता है, विदेशी पूंजी का अभिरक्षक, मौद्रिक नीति को सुदृढ़, ये सारे काम यही करता है, आरबीआई करता है। भारत में प्रतिभूतियों का मुद्रण और मुख्य मुद्रालय, एक तरीके से मुद्रणालय यानी कहाँ पे इसको मुद्रित किया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम इसको यहीं पे रखते हैं। आगे हम लोग इसको और ज्यादा देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे लगी आपको क्लासेस जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन कीजिए और जल्दी हम मिलेंगे लाइव भी। इसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।